पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सम्राट कार में अपने ही ख्यालों में गुम था। सुहानी आज सब कुछ भूलकर सम्राट के बारे में ही सोच रही थी। सम्राट के चेहरे पर दर्द की जो लकीरें देखी थी उसने वो उसे सम्राट के बारे में सोचने पर मजबूर कर रही थी। सुहानी मन ही मन सोचती है, ऐसा क्या कह दिया मैंने जो ये सड़ियल इतना दुखी हो गया था। और उसके बाद उसने एक लफ्ज भी नहीं बोला। उसने सम्राट की ओर एक नजर करती है जो अभी भी अपनी सोच में गुम था। सुहानी से तो उसे कोई मतलब ही नहीं था। अगले ही पल सुहानी भी अपनी नजर फेर लेती है। कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही गाड़ी रुकती है वो दोनों अपनी अपनी सोच से बाहर आते हैं। दोनों गाड़ी में से उतरते हैं और गाड़ी के अंदर जाते हैं। दोनों में बातचीत तो भूल ही जाओ। रघुवीर जी और आराधना जी हॉल रूम में ही बैठे हुए थे जबकि अरविंद जी किसी काम से बाहर गए हुए थे। सम्राट सीधा अपने कमरे में जाता है जबकि सुहानी आराधना जी के पास जाती है। आ गई मेरी बच्ची? आराधना जी ने बेहद प्यार से पूछा। सुहानी रघुवीर जी और आराधना जी से बातें करने लगती है। सम्राट सीधा अपने कमरे में जाता है, फिर वॉशरूम जाकर शावर खोलकर उसके नीचे खड़ा हो जाता है। शायद खुद को शांत कर रहा था वो आज। सुहानी ने उसके दर्द को हवा दे दी थी जिसे वो भूलने की कोशिश कर रहा था। काफी टाइम वो ऐसे ही भीगता रहा। सुहानी आराधना जी से बातें करने के बाद कहती है, माँ मैं चेंज करके आती हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। आराधना जी रघुवीर जी से कहते हैं, पिताजी खाना लग गया है, आप आ जाइए। रघुवीर जी ने कहा, बच्चों को आने दो, फिर सब साथ में खाते हैं। सुहानी अपने कमरे में जाती है। उसे सम्राट का ख्याल ही नहीं रहता। वो अलमारी में से अपने कपड़े निकालती है और सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही वो वॉशरूम का दरवाजा खोलने लगती है, ठीक उसी वक्त सम्राट अंदर से दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है, जिससे दोनों आपस में टकरा जाते हैं। सुहानी गिरने के डर से सम्राट को पकड़ लेती है। सम्राट भीगा हुआ था, उसने शर्ट नहीं पहना था। सुहानी उसके दोनों कंधों को पकड़े उसके सीने से लगी हुई थी, जबकि सम्राट ने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। जब सुहानी देखती है कि वो नीचे नहीं गिरी, तो वो अपना चेहरा उठाकर सम्राट की तरफ देखती है और तुरंत दो कदम पीछे हो जाती है। उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। सम्राट एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता और सीधा स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। सुहानी मन ही मन सोचती है, ये इसकी आंखें इतनी ज्यादा लाल क्यों थी? ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रहा हो। पर अगले ही पल उसने मुंह बनाते हुए कहा, रोना? और वो भी ये? कभी नहीं। मैं तो भूल ही गई थी कि ये रोने वाला इंसान नहीं बल्कि रुलाने वाला इंसान है। खुद में बड़बड़ाते हुए वो वॉशरूम चली जाती है। अब उसे कौन बताए कि सबके सामने मजबूत दिखने वाला सम्राट अंदर से कितना सॉफ्ट है। हमेशा अपने दर्द को अंदर समेटने वाला सम्राट आज खुद को रोने से रोक नहीं पाया और उसका दर्द आंखों के रास्ते चला गया। खैर, थोड़ी देर के बाद सभी लोग खाने के टेबल पर थे। सम्राट और सुहानी आमने सामने बैठे हुए थे। इतनी शांति थी कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। सम्राट किसी की भी तरफ नहीं देख रहा था, चुपचाप अपना खाना खा रहा था। आराधना जी ने पूछा, ये तेरी आंखें इतनी लाल क्यों है? ये सुनकर खाते खाते सुहानी के हाथ रुक जाते हैं और वो सम्राट की तरफ देखती है, जबकि सम्राट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
वो बिना किसी की तरफ देखे, बिना किसी भाव के कहा। आंखों में शैम्पू चला गया था। बस इसी के साथ फिर से खामोशी छा जाती है। सब अपना अपना खाना खा चुके थे। तब रघुवीर जी ने कहा, कंचन वापस आ रही है। ये सुनकर सभी हैरानी से उनकी तरफ देखते हैं। कंचन इस घर की बेटी, विराट और सम्राट की इकलौती बहन थी और सम्राट की ज्यादा लाडली थी। वो पढ़ाई के सिलसिले में बाहर गई हुई थी, पर समस्या ये थी कि वो विराट और सुहानी के बारे में सब कुछ जानती थी। इतना ही नहीं, वो सम्राट और अनुराधा के बारे में भी जानती थी। अगर कुछ नहीं जानती थी तो वो था सम्राट और सुहानी के शादी के बारे में। सम्राट मन ही मन सोचता है, कंचन आ रही है, फिर तो वो अनुराधा के बारे में जरूर पूछेगी। रघुवीर जी आगे बोलते हैं, और कंचन के आने के बाद एक शानदार पार्टी होगी, जिससे हम सुहानी को हमारी बहू के रूप में सबसे मिलवा सके। अनुराधा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी। कब आ रही है कंचन? रघुवीर जी बोलते हैं, कल और परसों पार्टी। इतना कहकर वो उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं। सम्राट और सुहानी दोनों ही परेशान थे। पता नहीं सच जानने के बाद कंचन कैसा रिएक्ट करेगी। सुहानी अपना खाना खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है, जबकि सम्राट छत पर बने अपने कमरे में। सुहानी कमरे में जाती है, तभी एक नौकर आकर बोलता है, मैडम, आपका ये सामान गाड़ी में रह गया था। वो एक बैग को उसके सामने करते हुए बोलता है। सुहानी कहती है, अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गई थी। अच्छा, एक काम करो, इस कमरे के ये सारे काले पर्दे निकाल दो और दूसरे कलर के अच्छे डिजाइन वाले पर्दे लगा दो। जी? शॉक्ड होकर वो नौकर ऐसे चिल्लाता है जैसे सुहानी ने उसकी जान ही उससे मांग ली हो, क्योंकि सम्राट के कमरे में ऐसे छेड़छाड़ करना मतलब अपनी शामत को बुलाना है। सुहानी कहती है, चलो अब देख क्या रहे हो, जल्दी करो। नौकर ने डरते हुए कहा, मैडम, वो सम्राट सर। सुहानी बोलती है, अरे तुम उस सम्राट सर की परवाह छोड़ो, वो सब मैं देख लूंगी। तुम इस भूतिया कमरा को इंसानों के लायक बनाओ। जी मैडम, मैं अभी करता हूँ। सुहानी लग गई थी उस कमरे को अपने हिसाब से सजाने में। इधर सम्राट छत पर बने अपने कमरे में बैठा किसी गहरी सोच में गुम था। लगभग 1 घंटे में सुहानी ने उस कमरे का नक्शा ही बदल दिया था। सम्राट भी अब अपने कमरे की तरफ बढ़ा। सुहानी अब सारा काम खत्म करके अभी अभी बिस्तर पर लेटी हुई थी कि ठीक उसी वक्त सम्राट अंदर आता है। जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आता है, तो सबसे पहले नजर जाती है बिस्तर पर बेफिक्री से लेटी सुहानी पर, और बाद में उसकी नजर घूमती है पूरे कमरे पर। उसके प्लेन काले पर्दों का रंग अब डिजाइन वाले गोल्डन कलर के पर्दों में बदल गया था। दीवार पर जो बोरिंग से पेंटिंग लगी हुई थी, उसकी जगह अब सुहानी के तस्वीर ने ले ली थी। टेबल पर जो बेकार सा फूलदानी रखा हुआ था, उसकी जगह ताजे गुलाब के फूलों ने ले ली थी। गुलाब के फूलों से सम्राट को सख्त नफरत थी। सम्राट की चीजों को कोई जरा सा भी इधर से उधर कर दे तो उसका दिमाग गर्म हो जाता था, और यहाँ तो सुहानी ने उसके पूरे कमरे की हालत ही बदल दी थी। सम्राट का गुस्सा होना तो लाजमी था। वो गुस्से से गरजते हुए बोला, व्हाट द हेल, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे कमरे को। उसकी बात पूरी होती कि उससे पहले ही सुहानी ने बीच में ही कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर शडियल, ये मेरा भी कमरा है, और तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि तुम्हारे इस भूतिया खाना को इंसानों के रहने के लायक कमरा बनाया है मैंने। वो उठकर बैठते हुए बोलती है। सम्राट अपने एक आईब्रो
ऊपर उठाते हुए बोलता है, ओह रियली, थैंक यू। और तुम्हें? सुहानी जरूरत से ज्यादा मुस्कुराकर बोलती है, बेशक। सम्राट उतने ही गुस्से में बोलता है, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुमने मेरी चीजों को छुआ भी कैसे? किसने कहा तुमको? मेरे रूम को चेंज करने के लिए? उसके करीब जाते हुए बोलता है। वो सुहानी को अपने गुस्से से लाल हुई आंखों से घूर रहा था। कोई और होता तो डरकर वहां से भाग जाता, पर सुहानी तो सुहानी थी। वो डरने की बजाय सम्राट की आंखों में आंखें डालकर बोलती है, ज्यादा बनो मत। मुझे दादाजी ने कहा है कि जो तुम्हारा दिल करे तुम वही करो, जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है तुम वही करो। अब इस भूतिया कमरा को देखकर मेरा दम घुट रहा था, तो मैंने अपने हिसाब से इस कमरे को चेंज कर दिया। और वैसे भी तुम तो स्टडी रूम में सोते हो ना, तुम्हें इस कमरे से क्या मतलब? वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को मटकाते हुए बोलती है। तभी सम्राट उसे उसके बाजू से पकड़कर करीब खींचते हुए बोलता है, अपनी बकवास बंद करो। कल सुबह तक मुझे मेरा कमरा बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसा मुझे पसंद है, समझ गई तुम? अगले ही पल सुहानी उसके हाथ को झटकते हुए बोलती है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, और अगर तुमने मुझे ज्यादा तंग किया तो मैं दादाजी से कह दूंगी। उसका दादाजी की धमकी देना काफी था सम्राट को गुस्सा दिलाने के लिए। वो 2 कदम उसके और करीब जाते हुए बोलता है, समझती क्या हो तुम अपने आप को? सुहानी जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, दादाजी। सम्राट बीच में ही अपने हाथ से उसका मुंह बंद करते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या तुम? चिल्ला क्यों रही हो? तुम जैसी बदतमीज लड़की मैंने नहीं देखी। ये कहकर वो अपना हाथ उसके मुंह से हटा लेता है और स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है। सुहानी उसे देखते हुए मन ही मन बोली, बाप रे बाप, इसका ऐसा गुस्सा, गुस्सा है या ज्वालामुखी? सम्राट स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है, दरवाजा खोलने लगता है, फिर एक बार पीछे मुड़कर अपने कमरे को देखता है, फिर गुस्से से सुहानी को। सुहानी उसे देखकर ऐसे अनजान बन रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भाड़ में जाओ, सम्राट ये कहकर अंदर चला गया। पीछे से सुहानी बोलती है, सेम टू यू। सम्राट अंदर जाकर जोर से दरवाजा बंद कर देता है। सुहानी वापस बिस्तर पर लेट जाती है। उसे कुछ ही देर में नींद आ जाती है। सम्राट भी बड़बड़ करते हुए स्टडी रूम में रखे सोफे पर लेट जाता है और वो भी सो जाता है। कुछ ही देर के बाद रात गहरी हो गई थी। रात के लगभग 3 बज रहे थे, तभी सुहानी की प्यास की वजह से नींद खुलती है। वो उड़ती है जैसे ही वो पानी का ग्लास अपने होठों से लगाती है, तभी उसे बाहर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एक पल के लिए सुहानी डर जाती है। वो लाइट चालू करती है, पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर से वही आवाज आती है जिससे वो और भी ज्यादा डर जाती है। सुहानी खुद को पूरा कंबल से कवर करते हुए बोलती है, हे भगवान, ये आवाज कैसी? लगभग वो खुद को समेटते हुए बिस्तर के कोने में चिपक गई थी। क्या करूं? उठकर देखूं या नहीं? नहीं, रहने देती हूँ। एक काम करती हूँ, वापस सो जाती हूँ। तभी वही अजीब सी आवाज और भी तेज हो जाती है, जैसे कोई सुहानी की तरफ बढ़ रहा हो। सुहानी डर के मारे खुद से बोलती है, कहीं कोई भूत तो नहीं है ना? क्या पता इस भूतिया कमरे के आसपास सच में कोई भूत हो। पता नहीं वो क्या क्या सोच रही थी। सुहानी किसी तरह खुद को मजबूत करती है, धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास जाती है। जैसे जैसे खिड़की की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी धड़कनें भी बढ़ रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी।
उसके दोनों हाथों की मुट्ठी उसने कस कर रखी थी। वो खिड़की के करीब पहुंच जाती है, उसके हाथ कांप रहे थे। ठीक उसी वक्त स्टडी रूम का दरवाजा खोलकर सम्राट कमरे में आता है। कमरे की लाइट को ऑन देखकर वो हैरानी से खुद से कहता है, ये लाइट चालू रख के सोती है क्या? तभी उसकी नजर खिड़की के नजदीक खड़ी सुहानी पर जाती है। सुहानी अपने कांपते हाथों से जैसे ही खिड़की का दरवाजा खोलती है, तभी बाहर से और भी ज्यादा जोर से आवाज आने लगती है। एक परछाई उसे नजर आती है। उसी वक्त सम्राट पीछे से बोलता है, ये लड़की सुनो। सुहानी की तो पहले से ही हालत खराब थी और एकदम से आई सम्राट की आवाज से वो डर जाती है और एकदम से चिल्ला पड़ती है। वो चिल्लाते हुए पीछे की तरफ भागती है, जाकर सम्राट से लिपट जाती है, उसे कसकर पकड़ लेती है। सम्राट उसकी हरकत पर दंग रह जाता है, पर अगले ही पल वो देखता है कि सुहानी का पूरा शरीर कांप रहा था। सुहानी अपने कांपती हुई आवाज में बोलती है, भूत, भूत, खिड़की के बाहर इस भूतिया कमरे का भूत है, मुझे बचाओ। वहां पर भूत है, इस कमरे का भूत है। घबराहट में वो जो दिल में आया वो बोले जा रही थी और अभी तक वो किसी छोटे बच्चे की तरह सम्राट से लिपटी हुई थी। सम्राट उसे बाजू से पकड़कर खुद से दूर करने की कोशिश करता है, पर सुहानी वापस से उसे कसकर पकड़ते हुए बोलती है, पहले उस भूत को भगाओ। सम्राट समझ जाता है कि सुहानी इस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई है। शांत हो जाओ, कोई भूत वूत नहीं है, छोड़ो मुझे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, पहले उस भूत को भगाओ। ये कहते हुए वो सम्राट को और भी कसकर पकड़ लेती है। वो अभी भी कांप रही थी, यहाँ तक कि उसकी सांसें भी तेज हो चली थी। सम्राट मन ही मन बोलता है, अजीब मुसीबत है यार। फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा ठीक है, पहले तुम शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि भूत कहाँ है। वो पहली बार था जब सम्राट ने सुहानी से आराम से बात कर रहा था। सुहानी एक बार अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखती है, फिर ना में अपना गर्दन हिलाती है जैसे कह रही हो, मैं नहीं बताऊंगी, मुझे डर लगता है। ये कहकर वो सम्राट को कस कर पकड़ लेती है। सम्राट आराम से उसे खुद से दूर करता है और कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे देखने तो दो, तुम मेरे पीछे ही रहना, ठीक है? सुहानी कहती है, वो खिड़की के पास कोई है। बड़ी मुश्किल से वो इतना ही बोल पाई। सम्राट उसे अपने पीछे करते हुए आगे बढ़ता है। सुहानी पीछे से उसके टी शर्ट को पकड़ लेती है। सम्राट खिड़की के पास जाता है। बाहर से अभी भी आवाज आ रही थी। सुहानी ने धीरे से कहा, देखो, अभी भी आवाज आ रही है। वो धीरे से बड़बड़ाती है। सम्राट उसकी तरफ देखते हुए कहा, शांत रहो तुम। इसके बाद वो पूरी खिड़की खोलता है और देखता है कि बाहर तेज हवा चल रही है। एक काली बिल्ली पौधे में फंस गई थी, जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी और इसी वजह से अजीब अजीब सी आवाज आ रही थी। ये देखकर सम्राट सुहानी की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो, ये है तुम्हारा भूत। सुहानी की नजर जब बिल्ली पर पड़ती है तो वो भी हैरान रह जाती है, और जब उसकी नजर सम्राट पर पड़ती है तो वो बुरी तरह झेम जाती है। उसे एहसास होता है कि वो कितनी देर से सम्राट से चिपकी हुई है। सम्राट उस बिल्ली को भगाकर वापस खिड़की बंद कर देता है और फिर अपनी गहरी नजरों से सुहानी की तरफ देखते हुए बोला, भाग गया तुम्हारा भूत, अब सो जाओ। ये कहते हुए वो सुहानी के पास से गुजर रहा था कि सुहानी से एकदम से उसके हाथ को पकड़ लेती है। सम्राट के लिए ये हैरानी की बात थी।
वो झट से पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, क्या है? सम्राट की वही शक्ति वाली आवाज। सुहानी ने कहा, भले ही वो बिल्ली थी, पर मुझे अभी भी डर लग रहा है। प्लीज आज तुम यहीं सो जाओ। सम्राट ने कहा, ठीक है, मैं यहीं पर हूँ, तुम सो जाओ। सम्राट सोफे पर लेटे हुए मन ही मन सोचता है, बहुत बुरा फंसा हुआ हूँ मैं। सुहानी भी बिस्तर पर बैठ जाती है। सम्राट लाइट बंद करने जाता है तो सुहानी एकदम से चिल्लाकर बोलती है, नहीं नहीं, लाइट बंद मत करो, मुझे डर लग रहा है। सम्राट ने खींचते हुए कहा, ओहो, हद है, हद करती हो तुम तो, छोटी बच्ची हो क्या? लाइट ऑन होने पर मुझे नींद नहीं आती। सुहानी ने कहा, वो सब मुझे नहीं पता, पर लाइट ऑफ नहीं होगी और ना ही तुम यहाँ से जाओगे। सम्राट तकिया उठाकर अपने चेहरे को कवर कर लेता है। अभी 5-10 मिनट ही हुए होंगे कि सुहानी की आवाज फिर से उसके कानों में पड़ती है, सुनो मिस्टर सडियल। पर सम्राट उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर देता है। सुहानी उठकर उसके पास जाती है, उसके चेहरे से तकिया हटाते हुए बोलती है, देखो, मुझे पता है कि तुम जाग रहे हो। सम्राट एकदम से बोलता है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? ना तो तुम खुद सो रही हो, ना मुझे सोने दे रही हो। सुहानी कहती है, मुझे भूख लगी है। बेहद मासूमियत से वो बोलती है। एक पल के लिए सम्राट भी खो जाता है उसकी मासूमियत में। सुहानी फिर से कहती है, मुझे सच में बहुत भूख लगी है। सम्राट गुस्से में बोलता है, तो तुम क्या चाहती हो? मैं आधी रात को तुम्हारे लिए पकवान बनाओ? किचन में जाओ और जो खाना मिले खा लो, पर मुझे तंग मत करो। सुहानी कहती है, मुझे अकेले जाने में डर लगता है, तुम भी मेरे साथ चलो। सम्राट गुस्से में उसकी तरफ घुरकर देखता है, लेकिन सुहानी को उसके घूरने से पहले कभी फर्क पड़ा था और ना ही अब पड़ता है। वो अपनी बात को जारी रखते हुए बोली, अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मुझे नींद नहीं आएगी, चलो ना मेरे साथ। सम्राट पूरी कोशिश कर रहा था अपने गुस्से को काबू पाने की। वो सोफे पर से उठते हुए बोला, ठीक है, तुम यहाँ पर रुको, मैं कुछ लेकर आता हूँ। ये कहते हुए वो आगे बढ़ा, लेकिन सुहानी झट से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी। ये देखकर सम्राट अपना माथा पीट लेता है। एक बार फिर से वो उसे घूरने लगता है। सुहानी ने कहा, अगर तुमने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया तो मैं दादाजी से कह दूंगी। सम्राट खींचते हुए मन में कहा, ओह गॉड, एक ये और एक इसके दादाजी, मैं तंग आ गया हूँ इससे। सुहानी अभी भी सम्राट को हल्का हल्का घूर रही थी। ये देखकर सम्राट आगे बढ़ते हुए बोला, ठीक है, चलो, अजीब मुसीबत है। ये कहते हुए वो आगे बढ़ता है। सुहानी उसके शर्ट को पकड़ लेती है और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगती है। बाहर हॉल रूम में बहुत अंधेरा था। बस बाहर गार्डन में लाइट जल रही थी और उसकी हल्की हल्की रोशनी कांच की खिड़की से होती हुई दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी। सुहानी एकदम से बोलती है, इतना अंधेरा कौन करता है? वो थोड़ा जोर से बोलती है। सम्राट एकदम से उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोलता है, सबको जगाओगी क्या? खुद तो चैन से नहीं सोती हो, कम से कम दूसरों को तो सोने दो। सम्राट धीरे से पर बहुत ही गुस्से के साथ दांत भींचकर बोलता है। उसने अभी भी अपनी उंगली सुहानी के होठों पर रखी हुई थी, जिससे सुहानी की धड़कन बढ़ गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तुरंत अपनी पलकें झुका लेती है। सम्राट भी एकदम से चुप हो जाता है, क्योंकि उसकी नजर जो ठहर गई थी सुहानी के मासूम से चेहरे पर। सुहानी का गोरा बेदाग सा चेहरा, जो बाहर से आती रोशनी से और भी ज्यादा गोरा लग रहा था। पतली सी नाक, उस पे पहनी उसकी नोजपिन,
जो किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए काफी था। तभी एकदम से सम्राट को एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है। वो तुरंत अपनी नजर फेर लेता है और अपनी उंगली भी उसके होठों से हटा लेता है। चलो, कहता हुआ वो उसे अंदर लेकर बढ़ता है। दोनों किचन में पहुंचते हैं। सम्राट सुहानी का हाथ छोड़ते हुए बोला, देख लो तुम्हें क्या खाना है। सुहानी पूरी किचन में नजर घुमाती है पर उसे उसकी पसंद का कुछ भी नजर नहीं आता। वो फ्रिज भी खोलती है, वहां भी उसके पसंद का कुछ नहीं होता। वो सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, चॉकलेट या पेस्ट्री नहीं है क्या? सम्राट का सब्र पहले से ही जवाब दे रहा था। वो सुहानी की तरफ देखा और मन ही मन बोला, अजीब लड़की है, इसे आधी रात को पेस्ट्री खाने की पड़ी है। सुहानी फिर से बोलती है, बोलो ना। सम्राट ने खींचते हुए कहा, 5 स्टार होटल में नहीं बैठी हो तुम, जो नखरे कर रही हो। जाओ किचन में जो भी है वो चुपचाप खा लो। सुहानी ने उसे देखते हुए कहा, अगर तुमने मुझे डांटा तो मैं दादाजी से कह दूंगी। पता है पेस्ट्री खाने का कितना मन कर रहा था मेरा। मेरे घर पर तो हर वक्त फ्रिज में केक और पेस्ट्री रखी रहती है। कितने दिनों से मैंने एक भी पेस्ट्री नहीं खाई है। वो किसी छोटे बच्चे की तरह शिकायत कर रही थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। कोई और होता तो इस वक्त अपनी सारी जहां की खुशियां उसके कदमों में लाकर रख देता। पर सम्राट तो ठहरा पत्थर। उस पर सुहानी की मासूमियत का कोई असर नहीं हो रहा था। वो थोड़ा गुस्से में बोलता है, तो अब तुम क्या चाहती हो? इतनी रात को मैं तुम्हारे लिए केक और पेस्ट्री लेने जाऊं? सुहानी ने धीरे से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, इतनी मेहरबानी करने की, मैं मैनेज कर लूंगी। उसके बाद वो अपने लिए चाय बनाने लगती है। चाय बनाते हुए उसने सम्राट को देखते हुए कहा, तुम पियोगे? सम्राट ने कहा, मैं चाय नहीं पीता। जो भी करना है जल्दी करो, मुझे नींद आ रही है। सुहानी अपने लिए एक सैंडविच बनाती है और चाय कप में डालते हुए बोलती है, बस हो गया, चलो। भले ही सम्राट गुस्से में था पर वो सुहानी का पूरा पूरा ध्यान रख रहा था। लेकिन उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि वो न चाहते हुए भी सुहानी की सारी बातें मान रही है। खैर, वो दोनों कमरे में जाते हैं। सम्राट स्टडी रूम की तरफ बढ़ने लगता है। सुहानी अपनी चाय की ट्रे साइड में रखते हुए एकदम से सम्राट के सामने जाते हुए बोली, अब तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर? नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, मुझे अभी भी डर लग रहा है। वो वापस उसे खींचकर सोफे तक ले आती है। सम्राट ने मन ही मन सोचा, दिन तो दिन, इसने तो मेरी रातें भी खराब कर रखी है। मन में बड़बड़ करते हुए वो सोफे पर लेट जाता है और खुद को ब्लैंकेट से पूरा कवर कर लेता है। ये बात अलग थी कि अब उसे नींद नहीं आ रही थी। सुहानी थी जो आराम से अपना पेट पूजा कर रही थी। कुछ देर में उसकी पेट पूजा हो जाने के बाद अब उसे भी नींद आने लगी। वो खुद से बोली, चलो पेट पूजा तो हो गई, अब चैन की नींद आएगी। इसके बाद वो बिस्तर पर लेट जाती है। उसे तो कुछ ही देर में नींद आ जाती है पर सम्राट अब तक सो नहीं पाया था। वो कंबल में से हल्का सा अपना चेहरा बाहर निकालकर सुहानी को देखता है। सुहानी को आराम से सोता हुआ देखकर कहता है, मेरी नींद बिगाड़कर खुद आराम से सो गई, डिस्गस्टिंग। इसके बाद वो दूसरी तरफ करवट ले लेता है और एक बार फिर से सोने की कोशिश करने लगता है। कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी। सुहानी तो पेट पूजा करके आराम से सो गई थी पर सम्राट को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर बैठता है, सुहानी को देखते हुए बोला, हद है, मेरी नींद उड़ाकर खुद कितने आराम से सो रही है।
अभी तो गिनती के 4 दिन हुए हैं, इसने मेरी हालत खराब कर दी। अपनी पूरी लाइफ में इसके साथ कैसे रहूंगा? नो वे, इसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। वो सुहानी की तरफ देखते हुए बोल रहा था, तभी वो देखता है कि सुहानी ठंड से सिकुड़ रही थी और उसका आधा कंबल जमीन पर लटका हुआ था। कितनी लापरवाह है ये लड़की, इरिटेट होते हुए सम्राट ने कहा। पहले तो सम्राट उसे नजरअंदाज कर देता है कि मुझे क्या, पर फिर उसका दिल नहीं मानता। वो उठता है और सुहानी को सही से कंबल ओढ़ा देता है और स्टडी रूम में चला जाता है कि शायद वहां पर उसे नींद आ जाए। कुछ ही देर में पूरी तरह से सुबह हो गई थी। जहां सब लोग उठ गए थे, वहीं सुहानी आराम से सो रही थी। सम्राट भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया था। रेडी होकर वो स्टडी रूम से बाहर आता है और न चाहते हुए भी उसकी नजर सुहानी पर जाती है। कितनी पाक और कितनी मासूम लग रही थी वो इस वक्त। सम्राट उसका चेहरा देख रहा था। एकदम से उसको सुहानी की रात की हरकतें याद आ जाती है। यहाँ भूत है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, प्लीज तुम भी यहीं रह जाओ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तुमने मुझे खाना नहीं दिया तो मैं दादाजी से कह दूंगी। सम्राट की जहन में ये सब कुछ बातें घूमने लगता है और सुहानी की हरकतों को याद करते हुए कब उसके होठों पर मुस्कान ने अपनी जगह बना ली, उसे पता भी नहीं चला। अब आगे देखिए, आगे क्या होगा सुनने के लिए बने रहिए माई फॉर्स्ड मैरिज कहानी पर।